अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम नेशनल इनकम और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से आईसीएस के स्टूडेंट्स, एफए के स्टूडेंट्स, बीकॉम के स्टूडेंट्स, एमएससी और एमकॉम के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम को उर्दू में कौमी आमदनी कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देखें। कहता है नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम या कौमी आमदनी से मुराद ये है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी साल में एक मुल्क की टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को जो उसने प्रोड्यूस की है उस सब को एक जगह पे हम जमा कर लें तो वो हमारे पास होता है नेशनल इनकम, यानी कि कौम की आमदनी। पूरी नेशन जो है उसने जितनी भी प्रोडक्शन की है उसको अगर हम एक जगह पे जमा कर लें तो वो हमारे पास होती है नेशनल इनकम। इसमें स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स आपको दे दें, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो हमारी इनकम आती है, सर्विस सेक्टर से जो आती है, बैंकिंग सेक्टर से आती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है और बाकी के जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सब से जितने भी हम प्रोडक्शन ले लें उनको सम कर लें तो वो हमारे पास होती है नेशनल इनकम। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपसे बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में या जो पीपीएससी एफपीएससी के टेस्ट होते हैं उसमें मांगते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, एक मुल्क किस रेशियो से तरक्की कर रहा है। तो यहाँ पे हम आपको 2-3 वैल्यूज़ बता देते हैं ताकि आपके लिए इंफॉर्मेशन भी आपके पास एक इकट्ठी हो जाए कि पाकिस्तान की जो इस टाइम पे जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये नेशनल इनकम किस रेट से ग्रो कर रही है, वो कितनी है। अगर स्टूडेंट्स आप देखें 2017-18 की जीडीपी ग्रोथ रेट वो थी 5.5%। अगर आप देखें 2018-19 की वो थी 1.9%, ये भी प्लस में थी। लेकिन जैसे ही आप 2019-20 के सेशन में आए तो उस टाइम कोविड था, तो आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो माइनस में चलेगी, -0.4%। और अभी जो करंट आपकी चल रही है 2020 और 21 की, ये है 1.5%। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करने के बाद हम इसकी कुछ टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स में स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहली टाइप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप जीडीपी भी कहते हैं। दूसरी टाइप है आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको आप जीएनपी कहते हैं। तीसरी टाइप स्टूडेंट्स आपके पास है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको आप एनएनपी भी कहते हैं। चौथी टाइप है आपके पास पर्सनल इनकम, जिसको आप पीआई कहते हैं। और लास्ट में आपके पास है डीपीआई, जिसको आप डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी कह सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इसके मेजरमेंट्स होते हैं नेशनल इनकम के। 3 मेजरमेंट्स हैं, एक है इनकम अप्रोच, दूसरा आपके पास एक्सपेंडिचर अप्रोच और तीसरा है आपके पास प्रोडक्शन अप्रोच। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है कि अगर पेपर में आपसे नेशनल इनकम की टाइप्स मांगे, एग्जाम मांगे, तो आपने ये सारी लिखनी है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीआई और डीपीआई। लेकिन अगर वो आपसे मेजरमेंट्स मांगता है, पैमाइश मांगता है, पैमाइश के तरीके मांगता है, तो वो आपके पास 3 है, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच और प्रोडक्शन अप्रोच। मैंने बहुत सारी पेपर मार्किंग की है और हमारे पास जब भी ये क्वेश्चन आता है मेजरमेंट्स अगर मांगे तो स्टूडेंट्स ऊपर वाले लिखते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और बहुत ज़्यादा खुशी से वो कहते हैं कि हमने सवाल ठीक कर लिया है। या अगर हम उनसे मांगे कि टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम क्या है तो वो नीचे वाले लिख देते हैं इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच या फिर प्रोडक्शन अप्रोच, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हमने ये क्वेश्चन ठीक कर दिया है। लेकिन हम ये क्वेश्चन उनका गलत कर देते हैं तो बाद में हमसे नाराज़ होते हैं कि आपने ये ऐसा क्यों किया है। तो याद रहे कि अगर आपसे टाइप्स मांगे, किस्में मांगे, तो आपने ये 5 लिखनी है। अगर आपसे मेजरमेंट्स मांगे तो ये आपने 3 लिखने हैं। आज के लेक्चर में हम कोशिश करते हैं ये जो 5 आपके पास टाइप्स हैं इनको डिटेल से डिस्कस कर लें, इनके फार्मूले को डिस्कस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी के जो इसके मेजरमेंट्स रह जाएंगे इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम में है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स,
इस क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी मांग सकता है, 2-2 नंबर का, अगर आप पिंडी बोर्ड या लाहौर बोर्ड या पंजाब बोर्ड में हैं। अगर आप फेडरल बोर्ड में हैं तो ये 4 नंबर का आपसे ये क्वेश्चन मांग सकता है, पूछ सकता है कि आप जीडीपी की डेफिनेशन करें और इसकी इक्वेशन लिखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी 8 नंबर का या 10 नंबर का भी वो पूछ सकता है। तो उसमें अगर वो लॉन्ग पूछे तो ये सारे के सारे आपने एक्सप्लेन करने होंगे। जीडीपी से क्या मुराद है देख लेते हैं। कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कहता है कि एक ख़ास टाइम पीरियड में एक कंट्री की हदूद के अंदर रहते हुए जितनी भी उसकी प्रोडक्शन हुई है, सर्विस सेक्टर से हो, जिस भी सेक्टर से हो, तो उसको एक जगह पे जमा कर लें तो वो आपके पास होता है जीडीपी। यानी कि मुल्क की बाउंड्री के अंदर रह के जितनी भी प्रोडक्शन हो तो उसको आप कहते हैं जीडीपी। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास अगर इक्वेशन आपसे मांगे तो जीडीपी की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से है। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन याद रखनी है, उसके बाद आपने इक्वेशन याद रखनी है। बहुत सारी बुक्स में आपने देखा होगा कि फजूल किस्म की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी होती है, आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, जो पेपर में चीज़ आएगी वही आपने करनी है। इस पार्ट में सिर्फ आपसे डेफिनेशन मांगेगा और इक्वेशन मांगेगा, और इक्वेशन में ये जो सारी चीज़ें इनसे आपको मुराद पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। मतलब कि अगर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन में स्टूडेंट्स आपके पास है, कंजम्पशन कहता है रेफर्स टू द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपके पास प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इदारे हैं, हाउस होल्ड्स हैं, आपके घराने हैं, वो जो कंजम्पशन करते हैं, अखराजात करते हैं, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो अगर कोई चीज़ कंज्यूम करें, सर्व करें, तो वो आपके पास कंजम्पशन होती है। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में स्टूडेंट्स आपके पास है, कहता है कि इन्वेस्टमेंट रेफर टू द बिजनेस एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस एंड होम परचेज बाय हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आप किसी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कोई आपका बिजनेस है या आप अपने घर के मकसद के लिए आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट की है, आपने कोई लैंड बिल्डिंग मशीनरी को ले लिया, प्लांट ले लिया, तो वो आपके पास इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसके बाद है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिनोट्स एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी चीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज पे अगर वो कोई अखराजात करे तो वो आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। लास्ट पे आपके पास है नेट एक्सपोर्ट। तो स्टूडेंट्स नेट एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि नेट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट ए नेशंस एक्सपोर्ट माइनस इट्स इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि जितनी आपने एक्सपोर्ट की हैं, एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि अपने मुल्क से चीज़ें बाहर भिजवाई हैं, उनमें से अगर आप इंपोर्ट यानी कि जो आपने दूसरे ममालिक से अपने ममालिक में मंगवाई है, इनको माइनस कर लें। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करें, जो आपके पास नेट अमाउंट रह जाएगी उसको आप जीडीपी में इंक्लूड कर देंगे। मतलब कि जीडीपी आपसे अगर मांगी जाए तो आपके पास कंजम्पशन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है और एंड पे नेट एक्सपोर्ट होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जीडीपी के बाद आपके पास दूसरा मेथड आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स हमने जीडीपी में बात की थी कि आप एक कंट्री के अंदर रह के जो भी आप अर्निंग करें, जो प्रोडक्शन करें, वो जीडीपी होती है। लेकिन जीएनपी से मुराद ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एंड विदाउट ए कंट्री बॉर्डर्स इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक मुल्क के बाशिंदे, एक मुल्क के रेजिडेंट, एक मुल्क के जो रहने वाले हैं, वो मुल्क के बेशक अंदर से अर्निंग करें या मुल्क के बाहर से अर्निंग करें, तो वो आपके पास वो अर्निंग शामिल होगी जीएनपी में। अगर स्टूडेंट्स आपके कोई रिलेटिव, आपके पेरेंट्स, आपके भाई, कोई बंदा बाहर के ममालिक में काम करके वहाँ से अर्निंग करके वो पाकिस्तान में भिजवाता है, तो आप उसकी अर्निंग को शामिल करेंगे जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आप यहीं पे अर्निंग कर रहे हैं तो वो आपकी शामिल होगी जीडीपी में। तो स्टूडेंट्स जीडीपी और जीएनपी की जो इक्वेशन है उसमें थोड़ी सी चेंज है। चेंज किस तरह से है, हम जीएनपी की इक्वेशन देख लेते हैं। सेम टू सेम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट, यहाँ तक तो सेम है। लेकिन लास्ट चीज़ जो है आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपके पास जो दूसरे ममालिक से पैसा आता है वो आप जीएनपी में शामिल कर सकते हैं। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरी तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं कि जीएनपी की इक्वेशन इस तरह से भी बन सकती है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि ऐसी इनकम जो हमारे पास बाहर के ममालिक से आई है उसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ तक देखें स्टूडेंट्स,
ये वाला पार्ट ये सारा ये जीडीपी का था, तो हमने इसको अरेज करके हमने एक नाम लिख दिया जीडीपी, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमने अलग से लिख लिया। जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, टाइम इस पर ज़ाया नहीं करते। कंजम्पशन भी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट को भी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी, नेट एक्सपोर्ट को भी, और लास्ट चीज़ जो थी उसको हम देख लेते हैं वो क्या है। लास्ट है हमारे पास जी रिप्रेजेंट करता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे पास दूसरे ममालिक से अपने ममालिक में इनकम आती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और ये हमारे पास नेट फैक्टर इनकम होती है जो दूसरे ममालिक से आनी होती है। स्टूडेंट्स, जीडीपी और जीएनपी ख़त्म करने के बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एनएनपी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है नेट नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज that are produced by citizen of a nation living domestically and internationally and subtracting depreciation during a year। कहता है कि अगर एक बाशिंदा या एक कंट्री का रहने वाला एक ममालिक में अर्निंग करता है या एक ममालिक से बाहर रह के अर्निंग करता है, वो जब अर्निंग हम शामिल करेंगे तो वो हमारी होगी जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो वो हमारा होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है कि हम अगर जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करें तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसकी डेफिनेशन हम सिंपल वर्डिंग में और भी कर सकते हैं। कहता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट। कि हम अगर सिंपल वर्डिंग में बात करें, अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमारे पास होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। इक्वेशन को देख लेते हैं इसकी। कहता है नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल आप जीएनपी की इक्वेशन लिखें, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करें, आपके पास हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। या आप इस इक्वेशन को जीएनपी की इक्वेशन को पहले एक्सटेंड करें, उसके बाद डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं। जैसे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस जी। यहाँ तक तो ये आपके पास जीएनपी की इक्वेशन थी, ये वाली सारी आपके पास जीएनपी की इक्वेशन है। माइनस डी रिप्रेजेंट करता है आपकी डेप्रिसिएशन को। और स्टूडेंट्स याद रहे कि डेप्रिसिएशन से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई भी एसेट है, कोई भी चीज़ है, उसमें अगर वो तोड़ फोड़ हो जाए, जिसकी वैल्यू कम हो जाए, तो आपके पास होता है डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स सपोज अगर आपके पेरेंट्स ने पिछले साल आपके लिए कोई गिफ्ट या कोई आपके पास लैपटॉप या मोबाइल दूसरे ममालिक से भेजा है, आपने क्या किया कि उस लैपटॉप या मोबाइल को पिछले साल से इस साल तक यूज़ किया है, तो जो यूज़ करने के मुतबादल इसकी कीमत में कमी आई है। लेट्स सपोज अगर उसकी पिछले साल वैल्यू थी 50,000, इस साल उसकी वैल्यू रह गई है 45,000, 45,000। तो ये जो 5,000 का गैप है इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। जिस चीज़ की वैल्यू में कमी आ जाए वो होती है डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करते हैं, हम जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपके पास पिछले साल जो चीज़ें थी, गाड़ी थी, आपके पास मोबाइल था, मोटरसाइकिल था, आप देखेंगे उस साल से लेके अभी तक उसमें कुछ चीज़ों में कमी आई होगी। तो जिस चीज़ में कमी आई है वो तो आप कमी को माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो वो आपके पास हो जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड लास्ट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को स्टूडेंट्स आप उर्दू में शख्सी आमदनी भी कह सकते हैं। नाम से ज़ाहिर है कि जब कोई एक फ़र्द या एक शख्स पूरे साल के दरमियान जो जो अर्निंग करता है उस अर्निंग को एक जगह पे वो जमा कर ले तो वो उसकी होती है पर्सनल इनकम। यानी कि डेफिनेशन हम कर लें, पर्सनल इनकम रेफर्स टू ऑल इनकम कलेक्टिवली रिसीव बाय इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इन ए कंट्री। एक हाउस होल्ड या एक पर्सन जब पूरे साल के दरमियान जो अर्निंग करता है उसको एक जगह पे सम कर ले तो उसको कहते हैं पर्सनल इनकम। इसमें शामिल क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पर्सनल इनकम इंक्लूड्स कंपनसेशन फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज, include salaries, wages, bonuses received from employment or self-employment, dividends, distribution received from investment, rental received and profit sharing from business। जो पर्सनल इनकम है वो या सैलरी उसकी होगी, वेजेस होंगे उसके, वो किसी जगह से बोनस लेगा किसी जॉब से। जैसे ईद आ रही है, ईद के तौर पे आप देखेंगे जो भी सरकारी इदारे हैं अपने जो मुलाजमीन हैं उनको बोनस देते हैं, 1 महीने या 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे देते हैं बोनस के तौर पे। तो वो उनके क्या है कि वो भी इसकी पर्सनल इनकम में शामिल हो जाएगी। किसी जगह से डिविडेंड भी वो ले सकते हैं, शेयर्स पे जो प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड कहते हैं। या फिर वो किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है उस पर प्रॉफिट आए, या किसी जगह पे उनका घर मकान है,
लैंड अगर वो रेंट पे दी है वो भी इनकम इनकी पर्सनल इनकम में शामिल हो जाएगी। इस इक्वेशन देख लेते हैं। कहता है पर्सनल इनकम में शामिल है सैलरीज वेजेस रिसीव प्लस इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, एनी ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट स्टूडेंट्स ऐसी पेमेंट होती है कि अगर आपने किसी जगह पे काम ना किया हो तो आपको बिना काम के मुआवजा कोई मिल जाए या कोई गिफ्ट मिल जाए तो वो आपके पास होती है ट्रांसफ़र पेमेंट। लाइक अगर आप देखें कि बर्थडे पे आप देखेंगे जब आपकी सालगिरह होती है उस पर लोग आपको, दोस्त आपको आके तोहफे देते हैं, तो वो तोहफे आपके लिए क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट। क्योंकि इसके पीछे आपने कोई मदद नहीं की, कोई काम नहीं किया, किसी को रिवार्ड नहीं दिया, तो ये वैसे ही आपको एक चीज़ मिल गई तो ट्रांसफ़र पेमेंट है। या बच्चे देखें कि आपको जब ईदी मिलती है तो ईदी के बिना पे आपने कोई काम खासी मेहनत नहीं की होती, फिर भी आपको कोई चीज़ मिल गई है तो ये आपके पास पर्सनल इनकम होगी। या आप इसकी इक्वेशन और भी लिख सकते हैं। कहता है कि पर्सनल इनकम में आपके पास जो नेशनल इनकम की इक्वेशन थी उसमें से टैक्स को माइनस करें, कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करें, अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट को माइनस करें, सोशल सिक्योरिटी को आप ऐड करें, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को आप ऐड करें, वेलफेयर बेनिफिट्स को आप ऐड करें, तो ये आपके पास पर्सनल इनकम हो जाएगी। पहले वाली इक्वेशन जो है वो ज़्यादा ईजी है, आप इसको ये लिख लें। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट चीज़ रह जाएगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को स्टूडेंट्स उर्दू में कहते हैं काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहता है डिस्पोजेबल इनकम आल्सो नोन एज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड हैज़ टू स्पेंड और सेव आफ्टर इनकम टैक्स हैव बीन डिडक्टेड। कहता है कि डिस्पोजेबल इनकम आपके पास एक ऐसी इनकम होती है कि जब आप अपनी पर्सनल इनकम में से टैक्स को माइनस करें तो बाकी की जो आमदनी जो आप खर्च कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं उसको आप कह सकते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। स्टूडेंट्स आपने लेट सपोज अगर एक साल के दौरान आपने 10 लाख रुपए अर्न किया है, कमाया है, उसमें से 1 लाख रुपए आपने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, पीछे रह गया आपके पास 9 लाख रुपए यानी कि 9 लाख रुपीज़ जो आप या तो स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, या फिर उसको आप सेव कर सकते हैं, तो वो आपके पास होता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसकी इक्वेशन स्टूडेंट्स आप देख लें। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम की इक्वेशन कुछ इस तरह से है। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स। आपके पास जो पर्सनल इनकम होगी उसमें से आप पर्सनल टैक्सेस को माइनस करेंगे, इनकम टैक्सेस को माइनस करेंगे, आपके पास ये आ जाएगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर को थोड़ा सा गौर से देखिएगा क्योंकि ये है इसकी टाइप्स। जब टाइप्स आए तो आपने इसकी टाइप्स में अकसाम लिखनी है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, पीआई, डीपीआई। और जब आपसे मेजरमेंट्स मांगे तो आपने मेजरमेंट्स लिखने हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमारी ये वीडियो फुल वॉच की है, आपने समझने की कोशिश की होगी। लेक्चर के दौरान कोई भी हमसे गलती हुई, कोई चीज़ समझ आपको ना आई हो तो हमारा दिया गया नंबर ये आपके सामने चल रहा है, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी जीमेल आईडी पे रब्ता कर सकते हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में वीडियो में दी गई थी। और उसके बाद आपने काम ये करना है कि इस वीडियो को यूट्यूब पे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको समझ आया होगा। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे